नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कुषाण वंश के बारे में तथा पल्लव वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो में केवल इन्हीं दोनों वंश के बारे में डिस्कस किया जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किन्होंने जारी किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, यह जारी किया था कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर आप उत्तर पश्चिम में जाएंगे, मतलब इस वाली दिशा में, अगर इस तरीके से डायरेक्शन आप लेते हैं तो उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन है वह यवन राजाओं ने करवाया था। लेकिन इन्हें नियमित तथा पूर्ण रूपेण प्रचलित करने का जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है? वह कुषाणों को दिया जाता है। सामान्य रूप से देखें तो सामान्य घरेलू व्यापार के लिए उन्होंने सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए थे। किसके? तांबे के सिक्के चलाए, जो तत्कालीन आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। और कुषाण शासकों में विम कडफिसस ने, नाम नोट कर सकते हैं आप, क्या है? विम कडफिसस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। और कनिष्क की स्वर्ण मुद्राओं पर सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव के, मतलब एक तरीके से मानव के रूप में जो मुद्रा, मतलब उनकी जो तस्वीर है वह अंकित की गई थी। और कुषाण शासक एक थे जिनका नाम था हुविस्क। कुषाण शासकों ने हुविस्क की मुद्राओं पर, किस पर? हुविस्क की मुद्राओं पर सर्वाधिक संख्या में हिंदू देवताओं का अंकन हमें मिलता है। और कुषाण सिक्कों पर जैन तीर्थंकर का उल्लेख जो है वह नहीं मिलता है। आप याद रखिएगा, कुषाण शासकों के सिक्कों पर केवल भगवान बुद्ध जी की एक तरीके से प्रतिमा का वर्णन किया गया है, जैन तीर्थंकर की प्रतिमा का वर्णन नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से किसने सर्वाधिक व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो किन्होंने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो मैंने बताया था, विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानवकृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित करवाया था? तो वह किन्होंने करवाया था? तो मैंने बताया था, वह कौन थे? वह कनिष्क थे। वह कौन थे? वह कनिष्क थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो किन के सिक्कों पर मिलता है? वह मिलता है हुविस्क के सिक्कों पर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि कथन और कारण वाला है। कथन बोल रहा है, बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित थे। तो मैंने बताया था, कुषाण लोग जो थे उन्होंने भगवान बुद्ध को माना था, जैन भगवान को नहीं माना था। तो पहला कथन जो है वह गलत है। दूसरा कथन बोल रहा है, कुषाण काल में मथुरा जो है वह जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। तो भी ये बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि जो है वह क्या थी? वह जो तिथि थी वह थी 81 AD, मतलब 81 ईस्वी सन में। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की जो अभिलेख तिथि है वह 81 ईस्वी सन मानी जाती है। यह जो अभिलेख है वह बौद्ध धर्म की तात्कालिक अवस्था से जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालता है। इस बौद्ध प्रतिमा अभिलेख को मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के समय, कनिष्क के राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईसा सन में हुआ था, कि तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित किया गया था। और कनिष्क के राज्यारोहण से शक संवत आरंभ होता है। तो याद रखिएगा, कनिष्क के राज्यारोहण से शक संवत की शुरुआत होती है। शक संवत की शुरुआत होती है। और कनिष्क ने पुरुषपुर, मतलब पेशावर, जो इस समय पाकिस्तान में, पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके राज्य की दूसरी राजधानी जो थी वह क्या थी? दूसरी राजधानी थी वह मथुरा थी। कौन सी थी? मथुरा थी। और कनिष्क का रबातक अभिलेख जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, आप नाम नोट कर सकते हैं। कौन सा अभिलेख? रबातक अभिलेख। रबातक अभिलेख जो है वह अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख में श्रावस्ती नगर का उल्लेख नहीं किया गया है, याद रखिएगा।
इस अभिलेख में श्रावस्ती नगर का उल्लेख नहीं किया गया है। और एक यात्री था, आपको पता है, जिसका नाम था वेनसांग। वेनसांग ने पेशावर में कनिष्क द्वारा बनवाए गए विहार जो थे उनको भी वेनसांग ने देखा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित था? तो वह जो था वह पेशावर में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबातक अभिलेख में नहीं है? तो मैंने बताया था किसका उल्लेख नहीं किया गया है, श्रावस्ती का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में टोचारियन कौन थे? जो टोचारियन थे वह कौन थे? वह थे कुषाण। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो पार्थियाई, जो पर्शिया के लोग थे, पार्थियाई लोगों के बाद कुषाण जो है वो भारत में आए थे, जिन्हें हम यूची भी कहते हैं। तो आप नाम ये भी नोट कर सकते हैं, जिन्हें हम यूची भी कहते हैं। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जो इसमें दिया है, टोचारियन, या एक और नाम था तोखारी नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका जो मूल निवास स्थान था वह चीन की सीमा पर स्थित तुर्किस्तान से माना जाता है। इनका संबंध किससे माना जाता है? चीन की सीमा पर स्थित तुर्किस्तान से इनका संबंध माना जाता है। और कालांतर में जो यूची कबीला था, जो मैंने बताया था, यूची कबीला जो था वह 5 भागों में बट गया था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया था और कुषाण वंश के शासकों ने ही देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। आप ये भी नोट कर सकते हैं किसकी उपाधि धारण की थी? देवपुत्र की भी जो उपाधि है वह इन्होंने धारण की थी। और कुषाण वंश का साम्राज्य जो था वह भारत के बाहर अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया आदि क्षेत्रों तक भी फैला हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? तो मैंने बताया था वह कौन थे? वह थे कुषाण। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो कुषाण शासकों को मैंने बताया था यूची नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं जो हैं वह भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो वह कौन सा वंश था? तो वह था कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो मैंने ये वैसे बता चुका हूँ मैं, कब हुआ था? 78 AD में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो कुषाण का शासक था जिसका नाम था कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था वह 78 AD या ईस्वी में हुआ था। इसी उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक संवत का भी शुभारंभ किया था। और कनिष्क जो है वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का, कौन सा? महायान शाखा का अनुयायी था। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी? चौथी जो है वह बौद्ध संगति हुई थी। और चीनी सेनापति था जिसका नाम था पेन चाओ। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पेन चाओ। पेन चाओ ने प्रारंभिक युद्ध में कनिष्क को पराजित कर दिया था, लेकिन दूसरे युद्ध में कनिष्क ने चीनी सेना को हराकर मध्य एशिया के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, जहां उसने तात्कालिक जो चाइना में चल रहा था ना, हान, जिसको हम हन बोलते हैं, हन राजवंश के जो सेनापति था जिसका नाम था पान चाओ, मैं बता चुका हूँ क्या नाम था, जिसका नाम था पान चाओ की विशेष सेना को इन्होंने पराजित किया था। और कनिष्क के सारनाथ लेक में उसके राज्य के अंतर्गत खर पल्लाड़ तथा वनस्पर 2 क्षत्रपों के शासन करने का उल्लेख हमें मिलता है। और कनिष्क को चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया गया है। तो आप ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जान सकते हैं कि कनिष्क को चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया गया था, जो इस प्रकार का प्रथम शासक था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वह कौन था? तो मैंने बताया था हान साम्राज्य का सेनापति था पान चाओ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खर पल्लाड़ तथा वनस्पर 2 क्षत्रप शासन करते थे? तो किसके शासनकाल में करते थे? वह कनिष्क के शासनकाल में करते थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो यह जो प्रथम भारतीय शासक था वह कौन था? वह था कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है किस कुषाण राजा ने धर्मथित विरुद्ध धारण किया था? तो यह किसने धारण किया था? यह धारण किया था कुजुस कडफिसेस ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो कुजुल कडफिसेस था, इसी ने केवल तांबे के सिक्के ही प्रचलित करवाए थे। ये द्विलिपिक हैं, अर्थात इन पर यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों में लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, और उसकी मुद्राओं पर उसका विरुद्ध धर्मथिदस, नाम नोट कर सकते हैं आप, धर्मथिदस अथवा धर्मथित या धर्मलित, ऐसा उत्कीर्ण जो है वह हमें मिलता है उसके सिक्कों से। ऐसी स्थिति में कुजुल कडफिसेस जो था वो बहुत धर्मावलंबी हमें महसूस होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो किन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे? वह चलाए थे कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्राचीन भारत में हिंद यवन शासकों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे और कुषाण शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे। सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वे कुषाण शासक विम, मैंने नाम वैसे बताया, फिर से आप नोट कर सकते हैं, विम कडफिसेस इसने चलवाए थे। उसके बाद कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारियों ने भी स्वर्ण सिक्के जो है वो चलवाए थे। इन स्वर्ण सिक्कों ने व्यापार वाणिज्य को काफ़ी बढ़ावा भी दिया था, जिससे कनिष्क ने सिल्क मार्ग का आरंभ भी करवाया था। और कुषाण काल में निर्यात की प्रमुख वस्तुएं जो थी उनमें से एक सूती वस्त्र था। क्या था? सूती वस्त्र था। और कुषाण काल में रोम से भारत का प्रमुखता से व्यापार भी होता था और रोम को भारत से जायफर का निर्यात नहीं किया जाता था। तो आप नाम नोट कर सकते हैं, जायफर का निर्यात नहीं किया जाता था कभी भी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो भारतीयों के लिए जो सिल्क मार्ग है वह आरंभ किया था कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी? तो कौन सी चीज़ थी जो निर्यात की जाती थी? वह थी सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु रोम को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की एक प्रमुख वस्तु नहीं थी? तो वह कौन सी नहीं थी? तो मैंने बताया था वह जायफल नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है वह समकालीन था कनिष्क का। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो महान विद्वान अश्वघोष था, कौन था? अश्वघोष था। ये जो नाम दिया गया है यह कनिष्क का समकालीन था। ये कनिष्क के राजकवि भी थे और इनकी जो प्रमुख 3 रचनाएं हैं आप उन तीनों के नाम नोट कर सकते हैं अश्वघोष की। तो पहली रचना का नाम है बुद्धचरित। पहली रचना का क्या नाम है? बुद्धचरित। दूसरी रचना का क्या नाम है? दूसरी रचना का नाम है सौंदरानंद। और तीसरी रचना का क्या नाम है? तीसरी रचना का नाम है सारीपुत्र प्रकरणम। सारीपुत्र प्रकरण, ये तीसरे ग्रंथ का नाम है। जो पहले जो 2 ग्रंथ हैं वह एक तरीके से महाकाव्य है। क्या है ये? यह दोनों महाकाव्य है। और जो तीसरा जो है वह एक तरीके से नाटक ग्रंथ है। कवि तथा नाटककार होने के साथ साथ अश्वघोष जो थे वह संगीतज्ञ भी थे, वह कथाकार भी थे, वह दार्शनिक भी थे। इनके अतिरिक्त कनिष्क के दरबार में नागार्जुन भी थे, वाशुमित्र भी थे, चरक भी थे और पार्श्व ये भी उनके दरबार में शामिल थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें तथा निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। ठीक है, तो कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? तो मैंने अभी बताया था अश्वघोष की 3 रचनाओं के भी बारे में बताया था। तो कनिष्क के समकालीन थे, हाँ अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। और दूसरे वाशुमित्र जो थे ये भी कनिष्क के समकालीन थे। कालिदास जो है इनके समकालीन नहीं थे और कंबन भी इनके समकालीन नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो किसका संबंध नहीं था? वह संबंध नहीं था पतंजलि का। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया था? तो चरक को किन्होंने संरक्षण प्रदान किया था? वह कनिष्क था जिसने चरक को संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्न में कौन कनिष्क के समकालीन थे? तो मैंने नाम बताया था, आप नाम नोट कर सकते हैं। कनिष्क के समकालीन कौन थे? अश्वघोष थे, नागार्जुन थे और वासुमित्र, तीनों लोग इनके समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि रंग महल संस्कृति किससे संबंधित है? तो रंग महल संस्कृति जो है यह कुषाण युग से संबंधित है। किस युग से? या कुषाण युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो रंग महल था वह संस्कृति का संबंध जो है वह कुषाण युग से था। और यह भी हमें पता चलता है कि यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रंग महल नामक स्थान से कुषाण युगीन सिक्के जो है वह मिट्टी की मुहरें तथा मकान की भी प्राप्ति हमें हुई है। और कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वह कनिष्क था। तो मैंने इनके बारे में बता चुका हूँ। कनिष्क था जिसने अपना राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना भी करी थी और कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन इसने किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है शक संवत प्रारंभ होता है। तो शक संवत कब प्रारंभ होता है? शक संवत प्रारंभ होता है 78 AD से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो मैंने बताया था वह कौन था? वह था कनिष्क ने आयोजित की थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण कुषाणों से संबंधित हैं? तो कौन कौन से लक्षण संबंधित है आप नोट कर सकते हैं। पहला लक्षण है उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो ये मैं बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर कथन एक सही है। दूसरा कथन है उनका चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ था। तो ये भी मैंने बताया था संघर्ष हुआ था। जिनके जो हान डायनेस्टी के जो सेनापति थे उनको हराया था। तीसरा कथन है उन्होंने शिल्प की गांधार शैली को सामान्यतः अपनाया था। तो बिल्कुल सही बात है, अपनाया था इन्होंने। और चौथा कथन है मथुरा में एक देवकुल की स्थापना भी की गई थी। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, चौथा भी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? 1 2 3 4 चारों सही। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कोई भी सजेशन देना हो तब भी बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।